Hello students, how are you doing? I hope you must be fine. मैं एक मर्तबा फिर आपके खिदमत में दूसरे पार्ट के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है उससे रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। आज फिर उसी के सेकंड पार्ट में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो देखिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो चीज़ एक बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है, पहले ये होता था कि अगर किसी ने बीटेक में एडमिशन ले लिया, चाहे उसका 1 साल गुज़रा या 2 साल या 3 साल, तो उसमें ये दिक्कत और परेशानी होती थी कि वो सारा किसी वजह से अगर उसके हालात बेहतर नहीं हैं तो वो बीच में उसे कैंसिल कर दिया करता था, ड्रॉप कर देता था, और उसकी मेहनत प्लस पैसा दोनों चीज़ें वेस्ट हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। देखिएगा, अगर पहले साल के बाद कोई स्टूडेंट छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की अहमियत होगी, वैल्यू होगी। और अगर 2 साल के बाद करता है, ड्रॉप कर देता है, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल के बाद मिलेगा, यानी कि कंप्लीशन करता है तो फिर डिग्री मिल जाएगी। ये सुविधा पहले नहीं थी, अब इस मर्तबा गवर्नमेंट ने पेश की है। दूसरा, अगर बीटेक को 1 साल से पहले छोड़ दिया जाता है, उसके एक वक्त मुकर्रर है, डिसाइड वक्त है, तो उससे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है तो वो दूसरी स्ट्रीम में जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत पेश आ रही है, तो वो कॉमर्स में जा सकता है और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जा सकता है। तो पहले ये नहीं था, ये पैटर्न फॉरेन का है, ये पैटर्न पहली मर्तबा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है ये। उसके लिए लेकिन उसमें ये किया है गवर्नमेंट ने, अगर बीटेक का स्टूडेंट है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, उससे पहले वो छोड़ेगा तो दूसरी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद अगर 12 के बाद वो बीए करता है और बीएड करता है, उसने ये प्लान किया हुआ है कि मुझे टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग के लिए एक फैसिलिटी ये है कि 12th के बाद विद बीएड 4 इयर्स लगेगी, 4 साल का ये एक सहूलत दी है सरकार ने, बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर बीए के बाद बीएड करता है, जैसे पहले होता तो वो 2 इयर्स तो सेम है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि जिन स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, उनको मालूम है मुझे टीचिंग में जाना है, तो फिर 12th के बाद ही करने में, ग्रेजुएशन के साथ बीएड करना वो फ़ायदे का सौदा है। उसमें फिर 1 साल बच जाता है, 3 साल बीए के और 1 साल बीएड का, गोया के 4 इयर्स में आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी और बीएड की भी आपको क्या कहते हैं 1 साल इसमें सहूलत है। और अगर एमए के बाद बीएड करते हैं तो 1 साल लगेगा, एमए के बाद करते हैं। और अब न्यू पॉलिसी में एक चीज़ और बहुत अच्छी शामिल की है, आर्ट और म्यूज़िक को शामिल कर लिया गया है। पहले इसको शामिल नहीं किया गया था, अब आर्ट और म्यूज़िक को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ये भी एक सब्जेक्ट की हैसियत से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। अब अगर किसी को अपने प्रोफेशन को चूज़ करना है तो वहाँ से कर सकता है कि मुझे आर्ट में जाना है या म्यूज़िक में जाना है, पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इसमें कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं, वो भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले एक चीज़ होती थी एमफिल, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती थी, 2 साल की होती थी, और वैसे डायरेक्ट भी पीएचडी कर लिया करते थे बहुत से स्टूडेंट्स, एमफिल की उसमें ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एमफिल करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मुकम्मल तरीके से उसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ मैंने शो किया है
एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी इसको ख़त्म कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। हालांकि कर पहले भी सकते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स एमफिल को पसंद करते थे, वो चाहते थे कि हम एमफिल भी कर लेंगे उसके बाद पीएचडी करेंगे। तो अब ये डेट जो मैं बता रहा था आपसे, ये देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, यूजीसी यानी द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। वॉज पब्लिश्ड इन 1956, 1956 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन इन 1989, ये हमारे लेट जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, ये उनकी पेशकश थी, ये बहुत अच्छी थी। इसकी भी आपको थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। यानी नेशनल लिटरेसी मिशन, ये उन्होंने इसको नाम दिया था। उसके बाद एक था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये हुआ था 1987 में, और 1988 में ये भी राजीव गांधी जी ने ही पेश किया था। तो ये दोनों जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है, इनको अक्सर व बेशतर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इसकी डेट पूछ ली जाती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम आते हैं NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन 1995, ये 1995 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, न्यू दिल्ली में है, इसको भी जहन में रखिएगा। उसके बाद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन 1945, ये 1945 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी, इसको भी जहन में रखिएगा, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। इग्नो, इससे अक्सर स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, इसको भी जहन में रखना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड भी सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1985 में न्यू दिल्ली में। और इसमें ये दो चीज़ें दिखाई गई है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस पॉलिसी का जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो 2020 में फाइनलाइज्ड हो गई थी, इसको शायद सबसे पहले अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो शायद केरल में या कर्नाटका में। अगर इन दोनों जगहों में से सबसे पहले किया जाएगा हिंदुस्तान में, तो ये समझ लीजिएगा कि यही दोनों स्टेट्स में से किसी एक को पहला दर्जा मिलेगा कि सबसे पहले ये पॉलिसी उस स्टेट में इम्प्लीमेंटेड हुई है। और इसमें एक पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा था, दुनिया में वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से यूरोप में कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा में, बहुत सारी जगह दुनिया में एजुकेशन 12 तक तो फ्री है, वहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली और दी जाती, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12 तक बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कनाडा में भी है, अमेरिका में बहुत सारी जगह है जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है। लेकिन फिनलैंड और नॉर्वे दो ऐसे कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप में आते हैं, इसमें बहुत ही शानदार एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेशन है। इससे अच्छी एजुकेशन दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ इक्वालिटी बहुत है, बराबरी का मामला बहुत है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव है कि गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, मिडिल क्लास के लिए कुछ और है, लोअर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक साथ ही एजुकेशन दी जाती है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और ये दो कंट्री याद रखिएगा कि नॉर्वे और फिनलैंड, ये दोनों यूरोप में आते हैं और बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से कंट्री हैं। और इनमें एजुकेशन का जो स्तर है, जो एजुकेशन का ग्राफ है, जो उसका मयार है, वो बहुत ऊंचा है, स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है एजुकेशन का। इसी पैटर्न को अक्सर यूरोप में भी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, छोटे और बड़े मिला के, वो फॉलो करते हैं, उसको कोशिश करते हैं जैसा फिनलैंड और नॉर्वे में एजुकेशन का सिस्टम है, हमें उसी पैटर्न पे अपने यहाँ भी उसको
हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये चंद बातें पहली वाली वीडियो में रह गई थी जो मैंने यहाँ मुकम्मल कर दी है। इसमें जो कुछ डेट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एग्ज़ाम में अक्सर डेट्स पूछ ली जाती हैं इनसे मुताल्लिक़, ये आप अगर जहन में रखेंगे तो यकीनन उसमें अगर कभी इस तरह का कोई पेच फंसता है तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो बस आज इतना ही। इससे मुताल्लिक़ फिर मैं कल दूसरी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। और आखिर में मैं आपसे फिर एक मरतबा ये अर्ज़ करता हूँ कि आप जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको रिपीट ज़रूर करते रहा करें। ये पढ़ाई का नियम है, इसका तरीक़ा है, उसूल है कि आप जितना पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, उसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहा करें ताकि वो आपके हमेशा और हमेशा याद रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो दिमाग से कभी नहीं निकलती। तो बस आज इतना ही, फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत।